क्यों मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं? क्यों ना लें? आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था। 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था आपको पता है? नहीं पता है? 60 लाख हिंदुओं को मारा गया था। सर 60 साल में आप लोग क्यों नहीं किए विकास? देश रुका हुआ था। आपको कौन दिया है? सर IIT और IIM बहुत कॉलेज बना देना, ठीक है, मैं तो मानती हूँ। 24 में कैसे आए उस पर जवाब दीजिए। 24 में आपको भी पता है कितनी मुश्किल से मोदी सरकार बनी है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं तीसरी बार गवर्नमेंट बनाना। अच्छे लोग कहते हैं कि जब हम तीसरी बार आते हैं तो लोग। सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर कई सारे आरोप लग रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं राजनीति बन चुकी है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पे तो जो आरोप लग रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि पहले ये लोग विपक्ष को ये तय करना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ हैं कि भारत के साथ हैं, क्योंकि अब भारत का मुद्दा अगर भारत के विषय का रहता केवल और यहाँ विकास के मुद्दे पे होता है या किसी नरेंद्र मोदी के द्वारा तय किए गए किसी विषय पे रहता तो बात समझ में आती है। यह आंतरिक सुरक्षा का हमारा मामला है और इस पर कोई सवाल दाग रहा है तो मैं समझता हूँ कि देश के साथ एक तरह से वो गद्दारी है। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, आपको ध्यान में होगा कि 22 तारीख को यह घटना होती है और ठीक उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से अपने भाषण में कहा था कि जिन लोगों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े हैं ऐसे लोगों के चुन चुन के हिसाब लिए जाएंगे और जिन लोगों ने भारत की महिलाओं का उनका धर्म पूछ करके और सिंदूर उजाड़ा है, चाहे वह कितनी भी ताकत में हो, कहीं भी छुपे हों, उनको ढूंढ करके मारा जाएगा। इसका जवाब था कि हमने 9 आतंकवादियों के ठिकाने को उन आतंकवादियों के साथ उनको नेस्तनाबूद कर दिया पहले ही राउंड में। पाकिस्तान उसी दौरान, आपको ध्यान में होगा कि पाकिस्तान की हरकत कैसी होती है। एक तरफ उसके आतंकवादियों के खंडहर गिरे हैं, आतंकवादी मरे हैं और दूसरे ओर वहाँ की सेना जो है आतंकवादियों को कंधा देने के लिए चलती है। वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के प्रधानमंत्री खुद जो है पाकिस्तान में मारे गए आतंकवादियों के साथ जो है सहानुभूति दिखाते हैं। इस तरह का रवैया जो पाकिस्तान कभी कहा करता था कि हमारी आतंकवादियों से कोई साठगांठ नहीं है, पूरे देश ने, भारत नहीं पूरे विश्व ने देखा कि आतंकवाद का कोई प्रश्रय देने वाला देश है तो उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवाद का कोई प्रशिक्षित देश है तो उसका नाम पाकिस्तान है और नापाक धरती का भी नाम पाक है। तो कहीं ना कहीं पाक की नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने का काम भारत के प्रधानमंत्री और सेना के यहाँ जवानों ने किया है। मैं सेना के जवानों को सलाम करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने हमारी भारत में महिलाओं के उजाड़े गए सिंदूर का बदला उन्हीं आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करके लिया था। जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अगर आपके हिसाब से राजनीति नहीं थी तो हम कई बार देख रहे हैं स्टेशन पे जो पर्चियां बिक रही है उसमें ऑपरेशन सिंदूर का प्रमोशन किया जा रहा है, तो क्या ये प्रचार नहीं है, वोट्स के लिए नीति नहीं है? देखिए, यह वोट की राजनीति तब होती जब हम अपने यहाँ के इन विषयों पे कोई बात करते हैं। हम देश की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं आज हम 2047 के विकसित भारत की सपना देख रहे हैं तो इसके पीछे हमारी सुरक्षा होगी, इसके पीछे हमारे देश का विकास होगा। और अगर हमारे यहाँ कोई व्यक्ति इस बात पे इतरा रहा, खुशी मना रहा है कि पाकिस्तान को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर भारत की आत्मा बसती होगी या भारत की विचारधारा बसती होगी, उस व्यक्ति को कोई एतराज नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तान को ये नई हरकत नहीं किया है, पाकिस्तान आए दिन इस तरह की हरकत करता है और भारत उसका जवाब देता रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान होगा कि भारत ने जितनी बार जवाबी कार्रवाई किया था, 70 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, अन्य लोगों की भी सरकारें रही हैं, लेकिन हमने सरकारों का कभी विरोध नहीं किया है। जहां देश के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आई है, पाकिस्तान से दो हाथ करने की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से साथ दिया है विपक्ष का। लेकिन आज में पूरा देश विपक्ष के ऊपर हंस रहा है, इस बात के लिए हंस रहा है कि पाकिस्तान में बैठे लोग कह रहे हैं कि भारत में कोई तो ऐसा है जो मेरा साथ दे रहा है। ये क्या है? यानी कहीं ना कहीं ये खुद से इसी देश में रह करके ऐसा तो नहीं है कि जब राहुल गांधी जवाब मांगते हैं कि इंडिया में कितने सारे आंकड़ा जो मांगते हैं, कितनी मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन उसका जवाब उनको यहाँ नहीं मिल रहा है। हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि कल राहुल गांधी ये पूछेंगे कि ये बताओ कि पाकिस्तान को मारने में कितने लाख रुपए खर्चे हुए, कितने करोड़ खर्चे हुए? ये सवाल है क्या? युद्ध जब सामने होती है तो टेक टू टारगेट। हमको पूरे दुनिया को बताना था कि अब वो भारत नहीं है जो 70
70 सालों से लाचार व्यभिचार और की परिभाषा से परिभाषित किया जाता था। अब ये युवा भारत है, युवा सोच का भारत है, जिसका जवाब हमारे देश के युवा सैनिकों ने दे दिया। युवा की बात अगर कर रहे हैं तो देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मोदी सरकार में देखने को मिली है, इस पे आप मानते हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि इससे पहले आप बताइए कि आज किसी भी, आप सड़कों के विकास को देख लीजिए, आप रेलवे के विकास को देख लीजिए, आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने जो इस देश का विकास किया है, मैं समझता हूं कि इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। आप यहां देख लीजिए, गरीबों के लिए अन्न योजना देख लीजिए, आज हमारी उज्ज्वला योजना को देख लीजिए, आज हमने महिलाओं के लिए जो है इज्जत घर के सपने जो पूरे किए हैं। कभी किसी ने सोचा था कि आप वो दिन भूल गए क्या जब महिलाएं जो है शौच करने के लिए रात को 12 बजे जो है जंगलों में जाने के लिए व्यवस्थी, रोड पे आने के लिए व्यवस्थी, वो दिन को किसी ने बदलने का काम, उनके इज्जत को किसी ने लौटाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप जिस आए दिन हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, बीएचयू का ही देख लें, बेरोजगारी को लेकर कितने सारे प्रोटेस्ट। विपक्ष इस बात से परेशान है कि अभी भाई 2014 में सरकार आ गई हमारी, 2017 में सरकार आ गई, 2022 में सरकार आ गई, 2024 में सरकार आ गई, 2027 में आने वाली है, 2029 में आने वाली है। इस बार तो बहुत मुश्किल से मोदी सरकार बनी है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, 2047 तक इनको कोई मुद्दा ही नहीं मिलने वाला है। अब इनको लगता है कि अच्छा मोदी जी ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान त्राई त्राई कर रहा है, चलो थोड़ा उधर ही हाथ धो लेते हैं। तो इस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं। यानी देश में रह करके अगर अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है तो यह विपक्ष क्या पाकिस्तान के साथ भी खड़े होने का नंगा नाच कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं नंगा नाच करना, कहीं ना कहीं देश के साथ जो है विश्वासघात करना। ऐसे मुद्दों पे भारत का हर नौजवान, हर किसान, हर महिलाएं कहीं ना कहीं साथ है। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। वो महिलाएं जिनके सिंदूर उजाड़े गए, वो महिलाएं कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी पे हमें भरोसा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वादा किया और कहा था कि जिन आतंकवादियों ने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े हैं हम उन आतंकवादियों को उजाड़ डालेंगे, तो हमने वो करके दिखाया। हम संतुष्ट हैं, वो महिलाएं संतुष्ट हैं। ये कैसे निर्लज लोग हैं जो उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं है, हमें सेना का हिसाब चाहिए, हमें बताना चाहिए कि कितनी मिसाइलें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सबको ये अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है हमारे। तो कहाँ पाकिस्तान में जाके राइट टू इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि भारत में? तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये हमला भारत ने पाकिस्तान पे किया है, यहाँ नहीं किया है कि इसको जो है आरटीई के तहत जो है आरटीआई के तहत वो मांगेंगे कि कितना हिसाब किताब है। अरे हमको जितना लगा देश के सामने अपने सीने 56 इंच के सीने को दिखाने के लिए और देश को पूरे विश्व को औकात बताने के लिए, विश्व में भारत का परचम लहराने के लिए, भारत कैसा देश है, पाकिस्तान अब उसके सामने कैसा है। जो 4 दिन तक युद्ध नहीं लड़ सकता, वो पाकिस्तान बोला करता था कि अगर लोग सिंधु नदी का पानी रोकेंगे तो खून की नदियां बहा देंगे। और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी संसद में बैठ के रो रहा था कि भारत ने पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर दिया, भारत ने सारी मिसाइलें मेरी मार दिया, यहाँ तक कि यहाँ से जो भी हमने चीज़ें भेजा था, ड्रोन भेजे थे, वो सारे नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। और जो पड़ोसी देश कभी हमारे साथ दिया करते थे, आज वो पड़ोसी देश भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं युद्ध को विराम करना चाहता हूं। ये रो रहा था वहां का प्रधानमंत्री, और सवाल दाग रहे हैं यहाँ के लोग। जवाब तो दें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या भारत के साथ हैं। यदि भारत के साथ हैं, भारत की आत्मा और भारत देखिए जैसे कि कहा जाता है कि भारत बीजेपी पार्टी कितने दिन तक ये राजनीति ना करेगी, जब युद्ध को लेके कितने दिन तक राजनीति करेगी? अब जब भी भारत पे हमले होंगे और जब भी भारत की पे इस तरह से धर्म पूछ के हमले किए जाएंगे तो कितने दिन तो छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान का नाम विजय दिवस बिहार से ही क्यों विजय दिवस निकला? मैं पहले आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हमला करके और वहाँ के लोग नाच रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री कभी नाच नहीं रहे थे। उनके सारे का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बिहार वाला मैं जवाब दे रहा हूँ। जो भी हमारी रैली वो 4 दिन पहले तय नहीं हुई थी। मेरी बात सुनिए, रैली पहले से निर्धारित थी, प्रधानमंत्री उस धरती पे पहुंच करके बताए। और प्रधानमंत्री का भी पहले से शो था, हमने किसी और देश में बैठे थे, वो आके आ गए थे ना। मैं आपको एक एक विषय का जवाब दे दूं कि हमारी सरकार है। नहीं ठीक है, देखिए, देश की आंतरिक सुरक्षा हम दूसरे देशों से लड़ते हैं।
पहली बात, देश में हमारे को लेके आप हमारी इतना रैली पाकिस्तान में नहीं थी, हमारी रैली बिहार में पहले से तय थी। मेरी बात समझिए, रैली कोई भी हमारी जो कार्य योजना बनती है, जैसे 2047 तक के भारत के विकसित राष्ट्र का अगर हम सपना देख रहे हैं तो उसकी कार्य हो पाएगा? अरे बिल्कुल होगा, डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि 70 वर्ष बना, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ 70 अभी का जीडीपी क्या है भारत का? हम क्या पूछ रहे हैं पहले सुन लीजिए। 70 वर्ष बनाम केवल आप 15 साल के इतिहास जिस समय उठा लेंगे। सब बताए हैं, 2 शब्द महंगाई के लिए बोल दीजिए। बीजेपी पार्टी महंगाई के लिए क्या कर दिया अभी तक? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, पहले ही हमने कहा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इस देश को कहाँ ले जाना, बैलगाड़ी पे ढोना चाहते थे। अब आपने अभी कहा कि महंगाई के ऊपर मैं एक सवाल दाग रहा हूँ। कोई व्यक्ति टूटी सड़क से 30 किलोमीटर चलता है तो उस व्यक्ति का समय भी लगता है और पेट्रोल का पैसा भी लगता है। आप इसी चीज़ को थोड़ा ढुलाई पे आ जाइए। सब्जियों की भी गाड़ियों से ढुलाई होती होगी, बहुत सारी कंपनियां भी अपने सामान ले जाती हैं और ले आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कास्टिंग होती है उसी चीज़ के ऊपर होती है। तो देश ने पहले, भारत ने यानी भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही देश में सरकार बनती है, हमने सड़कों की कायाकल्प किया ताकि भारत में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सके, भारत में आके व्यापार बैठा सके। और इसके साथ ही जो सड़कें बिगड़ी हुई थी, जो एकदम पटरी से व्यवस्था खराब हो गई थी, उन सड़कों को हमने ठीक किया ताकि वह पैसे जो पेट्रोल पे हम ज़्यादा लगाते थे उसको कम लगाएंगे। और यही हाल जब ढुलाई में भी वो रुपए कम लगेंगे तो अपने आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे, तो स्वाभाविक है कि महंगाई भी थोड़ा कम होगी। लेकिन जो हमने विकास किया है वह आप भी जानते हैं, सरकार कोई अपने पॉकेट से कोई विकास नहीं करती है, जनता के ही पैसे से मेरे भाई विकास होता है। तो कहीं ना जनता के ही पैसे से विकास होता है, चाहे वो कर प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप में हो। तो जो कर आते हैं उसी से देश का विकास होता है। हमने उसका सही जगह पे सही सदुपयोग किया है, उससे देश का विकास कर रहे हैं। और जब देश का विकास होगा तो कहीं ना कहीं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, हमने हवाई अड्डे बनाए, हमने रेलवे स्टेशन बनाए, हमने अस्पतालों की कायाकल्प किया, हमने विद्यालयों की कायाकल्प किया, हमने सड़कों के कायाकल्प किया है। हमने नेताजी, एक सवाल मेरा है कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमने कायाकल्प किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, लेकिन अयोध्या में लोगों का अभी तक ये कहना है कि उनको पैसे नहीं मिले, उनकी ज़मीन ले ली गई। आप देखिए, कुछ लोग यहाँ भी रोते हैं कि मुझे पैसा नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, एक होता है कि भाई जगह खाली थी, हमने घर बना दिया, सड़कें बनाएंगे, रोड बनाएंगे, तो किसी व्यक्ति का तो घर उसमें प्रभावित होगा, तो उस व्यक्ति को थोड़ा क्षतिपूर्ति तो होती है, उसको इस बात का कष्ट तो रहता है। लेकिन जब बाद में वो विचार करता है कि इस देश में विकास अगर चाहिए तो हमको कुछ चीज़ों से समझौते करने पड़ेंगे, तो वह भी लोग मोदी को ही वोट करते हैं। इसका प्रमाण है 2014 में हम सत्ता में कैसे आ गए, 2017 में हम सत्ता में कैसे आ गए, 2022 में हम सत्ता में कैसे आए, 2000 जो लोग ये 24 में कैसे आए, उस पर जवाब दीजिए। 24 में आपको भी पता है कि कितनी मुश्किल से मोदी सरकार बनी है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तीसरी बार गवर्नमेंट बनाना। अच्छे लोग कहते हैं कि जब हम तीसरी बार आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन तीसरी बार क्या विपक्ष सरकार बना लिया क्या? सरकार में तो हम ही हैं। तीसरी 15 साल का मौका मिल गया ना, विकास कर देना चाहिए था ना। 2047 तक मिलेगा, आप कहाँ भूल रहे हैं? 15 साल छोड़, मैं क्या कर रहा हूँ? 60 साल में आप लोग क्यों नहीं किए सर? 60 साल में आप लोग क्यों नहीं किए विकास? देश रुका हुआ था। आपको कौन दिया है? सर IIT और IIM बहुत कॉलेज बना देना, ठीक है, मैं तो मानती हूँ IIT IIM बना दिए, ठीक है, बना के उसको चला क्यों नहीं दिए? आज की डेट में हमारी एक सेकंड, आज की डेट में हमारी एक सेकंड, मैं भी यही कह, मैं तो उस IIT IIM में भी पहुंची भी नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। उसकी बात मैं क्यों करूँ जब मैं उसमें पहुंची ही नहीं। IIT कॉलेज बन गए हैं, बनाए गए हैं, लेकिन आज की डेट मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि नहीं बनाए हैं, मैं कह रही हूँ बनाए गए। क्या तो इसके पहले हॉस्पिटल नहीं था, इसके पहले कारगिल का युद्ध नहीं हुआ था, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे इनका हॉस्पिटल भी था, रेलवे स्टेशन भी था, लेकिन वो दिन भूल गए। जब रेलवे स्टेशन पे उतरते थे हम लोग नाक सिकुड़ करके, मुँह सुखला करके निकलते थे, भवे सुखलाते थे, बजबजाती हुई सड़कें, वो बजबजाता हुआ बगल में वो। आज आप चले जाइए रेलवे स्टेशन से, सड़कें देख लीजिए ना, सड़कों पे आए दिन लोग गंदगी फैलाते थे। मैम एक मिनट, अयोध्या की बात आपने करी थी ना, अयोध्या की बात, मैं अगर हम लोग रोते हैं, हम लोग के पास कुछ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि मेरे भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। अयोध्या में रहने वाले लोग भी ये जानते थे कि उनका नाम अयोध्या इसलिए रखा गया था क्योंकि राम जी वहाँ पे रहे हैं, ठीक। अयोध्या में राम जी को लेके आए, अब वो ये चीज का रोना रो देंगे कि हमको पैसा नहीं मिला, ठीक है, हम मान लेते हैं आपको पैसा। अयोध्या से बीजेपी क्यों हारी? अयोध्या से बीजेपी इसीलिए हारी ना क्योंकि वहाँ के लोग जो भी हैं
जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं अयोध्या में रामलला बने हैं, राम मंदिर बना है, इसके लिए पूरा देश खुश है। विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में कोई नाम अगर आएगा तो अयोध्या का आएगा। सुन लीजिए, और खून से रंगी धरती को किसी ने पवित्र करने का काम किया है तो मैं बधाई देता हूं आदित्यनाथ जोगी जी को, मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और रह गया आपके विकास की बात और रह गया आपके काम की बात। आप सोचिए जो अयोध्या में श्रद्धालु कहा ना कि मोदी काम करते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो अगर काम किया है बीजेपी ने तो अयोध्या की सीट से वो कैसे आ रहे? मेरी एक चीज़ जान लीजिए, हारना और जीतना ये दो अलग विषय है। देखिए कहीं ना कहीं जनता ने सामूहिक जो निर्णय हैं उसको आप एक बार देख के देखिए। अयोध्या की टीस क्या थी, उस समय रामलला का निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े जो सड़कें बनानी थी, बड़ी अच्छी सड़कें हमको देनी थी, वहाँ का विकास करना था, बहुत सारे लोग वहाँ प्रभावित हुए होंगे। अयोध्या में हम हारे जरूर, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस अयोध्या पे इनको गर्व था उसी आज अयोध्या को पूरा विश्व ऐतिहासिक नगरी रामलला की मान रहा है। और आज पूरा हिंदू, सनातन हिंदू कहीं ना कहीं गर्व कर रहा है नरेंद्र मोदी पर और योगी पे कि आज किसी देश के नेता ने, भारत के कहीं ऐसा नेता था जो इस देश में रामलला जो जिसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, जो कहा वो करके दिखा। जो फूल माला जो है मात्र 20 और 25 रुपया 50 रुपया का बेचा करते थे, वो भी आज 500 रुपया कमाते हैं। आप रोजगार पे सवाल उठा रही थी, पढ़ाई लिखाई करके फूल माला बेचेंगे। फूल माला छोड़ के मतलब अब मैं सब क्या लोग पूछ रहा हूँ, सरकार ने कभी पढ़ने लिखने वाले नौजवान, इसी देश ने स्टार्टअप लाया, इसी देश ने मेक इन इंडिया का नाम दिया। सुनिए, आज इस देश ने स्टार्टअप में लाए हैं पकौड़ी बेचना, चाय का दुकान खोलना, यही वही तो करेंगे ना। पकौड़ी बेचने को आपको तो कहा नहीं। आपने एक सवाल पूछा कि सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बोला कि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीति इतनी तेज क्यों हो रही है, क्यों मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं, क्यों ना लें। आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया था। 90 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था आपको पता है? नहीं पता है? 60 लाख हिंदुओं को मारा गया था, वहाँ से भगा दिया गया था। अगर वहाँ पे नाम पूछकर कि तुम्हारा नाम राम है तो तुम्हें शूट करेंगे, अगर तुम्हारा नाम कुछ और है तो तुम्हें छोड़ देंगे। उसे नाम पूछकर मारा गया। अगर इतना नहीं ठीक नहीं हुआ है, धीरे धीरे ठीक होगा। वहाँ पे मेजर कम्युनिटी कौन है? वो बहुत सेंसिटिव इलाका है। हमने कभी किसी के ऊपर बिना वजह गोली नहीं चलाई है। अगर राहुल गांधी जी हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से सवाल पूछते हैं कि कितने राफेल दागे और कितने आपने वहाँ पे मिसाइलें भेजी, तो ये बहुत गलत सवाल है। अगर उनको आंकड़ा ही पूछना है तो जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें केस और सिक्योरिटी एजेंसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें ना। मोदी जी से इस तरीके के सवाल पूछकर सिक्योरिटी एजेंसी का अपमान करने का क्या मतलब बना? आप ये सोचो ना। सेकंड कि आप स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हो, पढ़े लिखे लोगों को किसी ने नहीं कहा है कि पकौड़ी जलेबी और समोसे बेचो। आपकी स्किल उतनी ही है तो आप बेचो, अदरवाइज़ आप बहुत सी चीज़ें स्टार्टअप कर सकते हो। सर मैं खुद एक स्टार्टअप चलाती हूँ, मैं खुद एक मैनेजर हूँ, एक वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ, एक NGO में काम करती हूँ और एक स्टार्टअप भी ऑपरेट करती हूँ। मुझे तो किसी ने नहीं कोई कभी कहा कि आप पकौड़ी का दुकान लगा कर बैठ जाइए क्योंकि आप एक औरत हैं। आत्मनिर्भर भारत, महिलाओं के उत्थान, ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है काम, इस पर आप नकार नहीं सकते। सेकंड, आतंकवाद कितने बड़े स्तर पे हुआ था, केरला, कश्मीर, मुंबई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, किराना, ये सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है यहाँ के? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताओ एक एग्जांपल दो। अबू सलेम जी, आतंकवादियों को आप जो है बैठा करके उनसे पूछते थे। सुनिए, समझौते के लिए आप जा करके जो है आप पाकिस्तान से समझौते की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने कहा कि अगर कोई समझौता होगा तो POK पे बात करो, POK के बाद कोई समझौते नहीं होंगे। अगर इस तरह की बात कोई सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने किया है। हमारा जो फॉरेन रिलेशनशिप है, भाई एक बात और सुन लीजिए, हमारा जो फॉरेन रिलेशनशिप है वो भी बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो मित्र देश हैं उन्होंने हमारे साथ खड़े रहे पूरे ऑपरेशन के दौरान। रही बात अमेरिका की, तो जो ट्रंप चाचा बीच में आके चाचा चौधरी बन रहे थे, उनको भी जैसे कि सर ने बताया कि POK के ऊपर ही अब समझौता होगा और बात भी होगा तो सिर्फ POK पर होगा, ना कि किसी और चीज़ों पर। मैम एक और चीज़, जो यासीन मलिक जी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े आतंकवादी रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस की सरकार, उनको जब कांग्रेस की सरकार चलती थी तो उनको अपने घर में मनमोहन जी बुलाते थे, उनको सम्मानित किया जाता था। और वहीं यासीन मलिक जी को जब हमारी
बीजेपी की सरकार आई थी तो आज की डेट में वो जेल में हैं। अब जेल में हैं मुख्तार अंसारी जी, उनका भी नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत प्यारे से थे सब। अतीफ अहमद, सबका नाम आपने सुना होगा ना। ये तो हमारे बीजेपी सरकार में हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया था? कहाँ कुछ किया था, कब किया था? वो तो हमें डेट के साथ बताइए ना, हम डेट के साथ बता सकते हैं आपको कब किया था। क्या हो गया बताइए, हमें भी बताइए क्या हो गया। ये मुख्तार अंसारी कौन थे? मुख्तार अंसारी तो क्रिमिनल थे ना, क्रिमिनल थे वो, इसीलिए तो जेल में थे, इसीलिए तो जेल में थे। मुख्तार अंसारी, अबू सलेम, अतीक अहमद की जो बात कर रहे हैं, तो इनके जो असलहे पकड़े गए, सुन लीजिए, और इनके जो इरादे पकड़े गए वह कहीं ना कहीं देश विरोधी भी थे। आप इसको क्यों भूल रहे हैं? आज जिनकी बातें आपने अभी उठाया है, कहीं ना कहीं देश के मजबूत लोग हो सकते हैं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, और ऐसे लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के कार्रवाई करती है, उनके भी जो है घर खंडहर बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप जिनके साथ गलबैया किया करते थे और जिन आतंकवादियों को जी कहते थे और जिनको महिमा मंडित करते थे, ऐसी सरकार के दिन बहुरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे